अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू स्माइल प्लीज़। क्या हाल चाल है दोस्तों? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। कल की दो टॉप स्टोरीज हैं जनाब। एक तो न्यूजीलैंड इवेंट से बाहर हो गई है, इंडिया ने उसको शिकस्त दे दी है। काफ़ी बड़ी शिकस्त हुई इंडिया से न्यूजीलैंड को। इस पर बात करेंगे। और उसके बाद जो बड़ी टॉप स्टोरी है जनाब वो है बाबर आजम ने रिज़ाइन कर दिया तमाम फॉर्मेट से, कैप्टनशिप से। जनाब पहले इंडिया और न्यूजीलैंड की बात कर लेते हैं कि इंडिया ने एक अच्छा टारगेट सेट किया, अच्छा नहीं बल्कि बहुत बड़ा टारगेट सेट किया 397 रन्स का, जिसमें कोहली ने एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया। और उसके बाद बाकी बैट्समैन भी अच्छा खेले, लेकिन जाहिर सी बात है कोहली को इसलिए याद किया जा रहा है इसके अंदर क्योंकि कोहली ने अपनी 50वीं सेंचुरी भी मुकम्मल की और उन्होंने सचिन तेंदुलकर का वो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया जो 49 के ऊपर वो इक्वल थे। और इस टूर्नामेंट के अंदर मेरे ख्याल में कोहली के लिए यार सब अच्छा जा रहा है माशाल्लाह, बहुत बड़ा प्लेयर है। और जाहिर सी बात है जिस तरह से उसका कैरियर है लोग उससे सीखते भी हैं, एक अच्छा आदमी भी है, नो डाउट बहुत अच्छा इंसान भी है। खैर ओवरऑल अगर सिनेरियो में देखें तो शर्मा ने तो आते ही जनाब जिस तरह से वो बॉलर के ऊपर चढ़ के एकदम जो है ना उनका तैया पांचा कर देते हैं, तो लगता है कि यार शर्मा जो है ना वो पहले ही प्रेशर में डाल देते हैं बॉलर्स को। तो ये एक अच्छी उनकी हिकमत अमली है शर्मा की। बहरहाल जनाब ओवरऑल जब इंडिया ने अपनी बैटिंग मुकम्मल कर ली तो उसके बाद आई बारी न्यूजीलैंड की। तो हम समझ रहे थे न्यूजीलैंड आज थोड़ा टफ टाइम देगा क्योंकि कॉनवे लग रहा था कि हार्ड हिटर है, तो थोड़ा सा शायद अगर वो अग्रेसिव खेलेंगे तो मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड के लिए आसानी हो सकती है। बट अनफॉर्चुनेटली रविंद्रा जो पूरे टूर्नामेंट में अच्छी बैटिंग की, हमारे खिलाफ भी अच्छी बैटिंग की, अनफॉर्चुनेटली वो इंडिया के खिलाफ दोनों बैट्समैन ओपनर्स नहीं चल पाए। उसके बाद आए जनाब मिचेल और विलियमसन, उन्होंने स्टे किया विकेट के ऊपर और एक अच्छी लंबी बारी खेली। पूरे वानखेड़े स्टेडियम के अंदर एक सन्नाटा छा गया था वैसे जब वो दोनों खेल रहे थे। तो जब विलियमसन आउट हुए, शामी ने बाय द वे कल दोनों विकेट शुरू में ली, उसके बाद दोबारा जब शामी को लाया तो एज यूजुअल शामी ने आते ही पहले विलियमसन को कैच करवाया। उसके बाद जब दूसरे बैट्समैन आए तो उनको आई थिंक उन्होंने LBW आउट कर दिया और वहाँ से मैच टर्न आउट हो गया। ये दो बॉलें जो हैं उनकी, एक आउट फिर डॉट फिर आउट, मुझे वसीम अकरम की वो बारी याद आ गई यार फाइनल वाली के। और जब वो हाथ हिला के दोनों किया था आउट उन्होंने इंग्लैंड के बैट्समैन को, लेकिन उन्होंने लगातार 2 विकेटें ली थी, जिन्होंने एक बॉल छोड़ के ली। लेकिन बात वही आती है कि परफॉर्मेंस मुझे वही वाली याद आ गई। ओवरऑल शामी ने 7 विकेटें ली जनाब और बिल्कुल पलट दिया। बीच में मिचेल बहुत अच्छा खेल रहे थे, लग रहा था कि शायद मिचेल मैक्सवेल वाला किरदार अदा करेंगे, लेकिन जब ऐसी बात है टारगेट बड़ा होता है, ओवर गुजर जाते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है। कोशिश ज़रूर उन्होंने की, एक अच्छी 134 आई थिंक रन किए उन्होंने। 12 ओवरऑल जो है वो न्यूजीलैंड अपना मैच हार गया और इंडिया एज़ यूजुअल जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे थे वर्ल्ड कप के अंदर, अनस्टॉपेबल अनबीटेबल परफॉर्मेंस उनकी, और बिल्कुल हाथ ही नहीं लग रही इंडिया किसी की। आप लाख इख्तलाफ रखें लेकिन जो उनकी परफॉर्मेंस है उससे आपको कहना पड़ेगा कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। शामी ने नो डाउट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, हालांकि ये शुरू के 3 मैचेस इनको मिस कराए गए अनफॉर्चुनेटली, लेकिन अब वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने वाला बच्चा बन गया। इसने ओवरऑल वर्ल्ड कप के फॉर्मेट के अंदर सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला बंदा बन गया ये। तो शामी ने नो डाउट बहुत प्यारी बॉलिंग की और जिस तरह से शामी फॉर्म में है मेरे ख्याल से मज़ा आ गया यार। शामी ने श्रीलंका के अंदर भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, उसके बाद आगे शुरू में इसको बिठा देना थोड़ी ज्यादती थी इसकी बात, लेकिन अब इंडिया रियलाइज़ कर गया कि यार हम ज्यादती कर गए इनके साथ। खैर शामी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की नो डाउट, बाकी तमाम बॉलर्स ने भी अच्छी बॉलिंग की। बीच में 1-2 कुलदीप यादव के ओवर जो है उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया जब उन्होंने रन रोक लिए थे, क्योंकि रन अगर बनते रहते ना तो दूसरी टीम के ऊपर भी प्रेशर आता रहता है। लेकिन हुआ क्या जनाब कि एज यूजुअल इंडिया जीत गया। अब आते हैं मेन और टॉप स्टोरी जो हमारी है वो है बाबर आजम की रिज़ाइन की। जी हाँ, बाबर आजम ने कल रिज़ाइन कर दिया। ये इस बात का तो इजहार किया जा रहा था कि बाबर आजम रिज़ाइन कर देंगे, जिस तरह से उनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है या जिस तरह से उनको प्रेशर दिया जा रहा है। तो एज़ यूजुअल उन्होंने कल बुलाए, PCB में आए जनाब, बैठे, जका अशरफ साहब से मुलाकात की, उनकी सुना है गर्मा गर्मी भी हुई। उसके बाद खैर उन्होंने तीनों फॉर्मेट से रिज़ाइन कर दिया और उनको कहा गया कि जी आप एक काम करें, आप वनडे से रिज़ाइन दे दें, आप ऑस्ट्रेलिया के लिए कैप्टनशिप करें, आप जाएं टेस्ट स्क्वाड को लेकर और वहाँ पे कैप्टनशिप करें T20, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। खैर तो ऑलरेडी तैयारियाँ सारी थी, शान मसूद को कैप्टन बना दिया उसका टेस्ट का और उसका शाहिन शाह अफरीदी को बना दिया T20 का। ये पहले से ही डेफिनेटली डिसाइड हो चुका होगा। हालांकि उससे एक दिन पहले सीनियर्स खिलाड़ियों की मुलाकात हुई जका अशरफ साहब से, तो उन्होंने मना किया कि इसको फिलहाल ना हटाएं बाबर आजम को जनाब, क्योंकि अभी ज़ाहिर सी बात है जो वनडे की सीरीज़ है वो 1 साल बाद आनी है, अभी आपका T20 का वर्ल्ड कप आना है और फिर आपकी टेस्ट की जो है वो है ऑस्ट्रेलिया के साथ दौरा है, फिर न्यूजीलैंड के साथ भी है, तो ना करें। खैर बाबर आजम ने खुद रिज़ाइन कर दिया तो किसी ना किसी को तो बनाना था, लेकिन क्या किस्मत पाई है जनाब शान मसूद ने। मुझे लगता है वो अंग्रेज़ी थोड़ी अच्छी बोल लेते हैं इसलिए उनको कप्तान बना दिया, बिकॉज उनकी अगर लास्ट परफॉर्मेंस देखी जाए जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थी, यहीं पाकिस्तान
पाकिस्तान के अंदर तो कुछ खास मज़े वाली तो थी नहीं, लेकिन नसीब है जनाब, क्या कर सकते हैं। आप रिजवान को भी बना सकते थे, खैर डिपेंड करता है, क्योंकि अब ऑप्शन के ऊपर देखा जाए तो आप इसको बना देते तो वो तो एक ज़ाहिर सी बात है, लॉटरी निकालते रहते, जिसकी निकलती रहती डालते रहते। बहरहाल मेरे ख्याल से बाबर आजम एक अच्छे कप्तान रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लोग उन पर तनकीद करते रहे। आप हिस्ट्री उठा के देख लेना यार, 70-75 साल की यार, इमरान खान के अलावा कौन सा कप्तान आपका कामयाब रहा है। अब वसीम अकरम साहब आज बहुत चुरन बेचते हैं टीवी के ऊपर, नो डाउट बहुत बड़े प्लेयर हैं वसीम अकरम साहब, लेकिन यार अपने दौर में भी उठा के देख लें, 125 पे ये लोग भी आउट हुए हैं यार। ऐसी बात नहीं है कि बाबर आजम की दौर में प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आप ये कहें कि यार वर्ल्ड कप में अच्छी, आप इंग्लैंड से अभी भी ऊपर रहे हैं, ठीक है। न्यूजीलैंड के कैप्टन को बोले रिज़ाइन कर दें क्योंकि आपने कल 400 रन खा लिए, ठीक है, और आप हार गए सेमीफाइनल क्योंकि आप जीतने वाले थे। बटलर को बोले रिज़ाइन कर दें भाई आपने, क्योंकि आपकी टीम तो सबसे नीचे चली गई है। वही बटलर हैं जो कुछ अर्सा पहले टॉप दुनिया के प्लेयर थे, टॉप टीम्स के थे, नहीं चल पाए, लग था बस। खाली ये कैप्टन का नहीं होता, पूरी टीम का होता है मेरे ख्याल से। पूरी टीम को किरदार अदा करना चाहिए, बॉलर्स को अपनी गेम करनी चाहिए, बैट्समैन को किरदार अदा करना चाहिए। कैप्टनशिप में वीकनेस बहुत है बाबर आजम की, उसको इंप्रूव करने की जरूरत थी, लेकिन उस पर काम किया जा सकता था। उसकी ट्रेनिंग करें यार, उसको ट्रेनिंग वाले माहौल में लेके आए। थोड़ी सी गलतियाँ हैं, थोड़ी सी नहीं बल्कि अच्छी खासी गलतियाँ होंगी बाबर आजम की, आप उनको ठीक करते, उसके ऊपर ट्रेनर्स रखते, उसको बेहतर करते। बहरहाल खैर चले जी, वो कहते हैं ठंड बढ़ गई, ठंड पै गई, तो अच्छा हो गया जनाब, बाबर आजम साइड में हो गया। अब देखते हैं जी कौन क्या करता है। शाहीन शाह अफरीदी वैसे अच्छे एग्रेसिव कप्तान है, लाहौर कलंदर को उन्होंने माशाल्लाह से जितवाया है, अपनी PSL की गेम जितवाई है, ट्रॉफी जितवाई है। लेट्स सी, देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट शाहीन अफरीदी और शान मसूद, क्योंकि जाहिर सी बात है कप्तान तो हमारे यही है, इन्हीं को सपोर्ट करना है और आगे चल के देखना है कि किस तरह की परफॉर्मेंस देंगे। बाबर आजम का अब डिपेंड करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये इस फॉर्मेट के अंदर जिस तरह से खेल लेते हैं, और इनके ऊपर एक वो था कि पर्ची वाले प्लेयर खिलाते हैं जी, दोस्तियाँ यारियाँ पालते हैं, तो भाई बटलर तो दोस्तियाँ नहीं पाल रहा ना, विलियमसन तो दोस्तियाँ नहीं पाल रहा, वो तो प्रोफेशनल हैं यार, ठीक है। होती हैं दोस्तियाँ टीम में, जब आप एक साथ खेलते हैं, ऑफिस में भी आप काम करते हैं, आप कहीं भी एक साथ काम करें, दोस्ती बातचीत गैदरिंग हो जाती है यार, ऐसा नहीं होता कि ये चीज़ नहीं होती। पर उसका अल्टीमेटली ये मतलब नहीं है कि यार उसको अलग पैराए पे ले जाए। फ़खर ने परफॉर्म नहीं किया, आपने शुरू में बिठा दिया उसको, बाद में आप उसको ले गया, उसने क्या परफॉर्मेंस दे दी। अब सारे फ़खर कर रहे हैं, वही फ़खर जो 15 मैचों में 10 मैचों में आपको परफॉर्म करके नहीं दे रहा था। जब अच्छा खेला तो सारे तालियां मारने लगे। इसी तरह से बाबर आजम 2 सेंचुरी और मारेंगे तो फिर हमारे किंग, फिर हमारे गॉड हो जाएंगे वो। तो कहने का मतलब ये है कि यार जब वो अच्छा खेलता है तो हम उनको आसमान पर बिठा देते हैं, जैसे ही थोड़ी सी परफॉर्मेंस नीचे आती है तो हम उनको बैकअप करना छोड़ देते हैं। तो ये बड़ी अजीब सी और बड़ी अलग सी बात हो जाती है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ओवरऑल पाकिस्तान का जाहिर सी बात है नाम बहुत ख़राब हो चुका है वैसे ही, और PCB ने माशाल्लाह से वैसे ही बहुत ज़्यादा वर्ल्ड कप के अंदर उनके मैसेजेस लीक करके डिफरेंट बातें करके कर दिया। फिर हमारी पहली कमेटी टूटी, टेक्निकल जो कमेटी थी, उसके बाद इंतज़ाम ने रिज़ाइन कर दिया। तो कहने का मतलब ये कि अच्छा खासा पाकिस्तान को एक नुकसान हो चुका है। आइंदा आने वाले नुकसानात से बचने के लिए हमें प्रॉपर स्ट्रेटजी पे काम करना पड़ेगा। अच्छे प्लेयर्स को आगे लेके आएँ यार, कोई इशू नहीं है, लेकिन साथ दें, जिसको बना दें, फिर उसके पीछे खड़े हो जाएं, उसका फिर बैकअप भी करें। बाबर आजम पर्ची लेके थोड़ी आए थे मुझे कप्तान बनाए आप यार, उसको भी तो आपने ही बनाया था। बहरहाल इन दी एंड जी, अब जाहिर सी बात है शान मसूद और शाहीन शाह अफरीदी बन चुके हैं, इंडिया फाइनल में पहुंच चुका है। आज ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका खेलने जा रहे हैं। कोहली ने 50 सेंचुरियाँ कर ली हैं। तो इन तमाम न्यूज़ के साथ इंशाल्लाह मिलते रहेंगे आने वाले वीलॉग के साथ, हमारे साथ रहिएगा। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी करें जनाब हमारे चैनल को, और आप हमारे 1000 फॉलोअर्स पूरे करें यूट्यूब के ऊपर, ताकि हमारा जो ये चैनल है इसको हम आगे फर्दर ग्रोथ की तरफ लेके जाएँ। अल्लाह हाफिज़।